हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर की जो वीडियो है ये हम दो फेज में बनाएंगे। आज वाली वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क जो कि भारत में बनाए जाते हैं और इसकी लाइफ साइकिल इसकी हम स्टडी करेंगे और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम प्रोसेस ऑफ सेरीकल्चर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेरीकल्चर होता क्या है। कल्चर मतलब क्या होता है? पालना। यहाँ किस चीज को पाला जा रहा है? सिल्क वॉर्म को पाला जा रहा है। और क्यों पाल रहे हैं? उससे सिल्क प्राप्त करने के लिए, यानी कृत्रिम रूप से सिल्क वॉर्म को पालने की प्रक्रिया जिससे उससे सिल्क प्राप्त किया जा सके, इस विधि को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो किसी एनिमल को कल्चर करना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसकी लाइफ साइकिल की जानकारी होनी चाहिए और वो किस प्रकार का भोजन ग्रहण कर रहा है और उसको कौन से टेम्परेचर और क्या उसका रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन सारी रिक्वायरमेंट्स की जानकारी और उसकी लाइफ साइकिल की जानकारी हमें होनी चाहिए। तभी जो है हम उस कल्चर को सही तरह से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं कौन से पॉइंट से कि टाइप्स ऑफ सिल्क, कितने प्रकार के सिल्क जो है वो भारत में बनाए जाते हैं। मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, एरी सिल्क है और मूंगा सिल्क है। तो यहाँ पर जो मलबरी सिल्क है ये सबसे ज्यादा मात्रा में जो है प्राप्त होता है। 89% सिल्क, टोटल जो सिल्क भारत में बन रहा है उसमें 89% सिल्क जो है वो मलबरी सिल्क है। और टसर सिल्क कितना है? 8%, एरी सिल्क कितना है? 2% और मूंगा सिल्क कितना है? 1%। अब ये जो कीट है, इंसेक्ट है, ये इनका जो है ये सिल्क जो है ये किससे प्राप्त हो रहा है? तो हम यहाँ पर लेते हैं मलबरी सिल्क प्राप्त होता है बॉम्बेक्स मोराई से, ठीक है। और टसर सिल्क प्राप्त होता है थेरिका रॉयली से और एरी सिल्क प्राप्त होता है अटैकस रेसिडी से और मूंगा सिल्क प्राप्त होता है एंथेरा एसेमेंसिस से, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेते हैं कि ये जो सिल्क वॉर्म है, अब इस नाम में आ रहा है वॉर्म। वॉर्म मतलब एक्चुअली क्या होता है? कीट जैसी संरचना, सिलिंड्रिकल बॉडी। वॉर्म मतलब सिलिंड्रिकल बॉडी, लेकिन इनकी सिलिंड्रिकल बॉडी नहीं होती है। इनकी बॉडी कैसी होती है? मॉथ के जैसे। मॉथ मतलब हम कह सकते हैं जैसे बटरफ्लाई से आप लोग सब जानते हो बटरफ्लाई कैसी होती है। स्ट्रक्चर उसका वैसा ही होता है लेकिन डल कलर की होती है और पूरी बॉडी के ऊपर क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे रोए से संरचना पाई जाती है। तो वो क्या कहलाते हैं? मॉथ कहलाते हैं। यहाँ आप देखें ये इसकी अडल्ट का डायग्राम बनाया है। तो इसमें जो है बॉडी डिवाइड होती है 3 भागों में, हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में, ठीक है। और थॉरेक्स वाले पार्ट पर 3 जोड़ी पांव निकलते हैं यहाँ से और यहाँ पर ही जो है पंख है, ठीक है। और इसमें इंसेक्ट है तो इसमें क्या है? एंटेना पाया जाता है, हेड वाले भाग में पेयर ऑफ एंटेना है और कंपाउंड आईज है, ठीक है। तो इसकी संरचना ऐसी होती है एडल्ट की। लेकिन इसे क्या है? सिल्क वॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सिल्क प्राप्त किया जाता है वो कैटरपिलर वाली अवस्था से प्राप्त होता है, इसीलिए जो है, या कैटरपिलर जो है वो सिल्क को बना रहा है तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाता है? सिल्क वॉर्म कल्चर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेते हैं ये फीड किस पर करते हैं। बॉम्बेक्स मोराई का मुख्य जो भोजन है वो है मलबरी, शहतूत। तो शहतूत की छोटी पत्तियों को ये भोजन के रूप में लेता है और इसे जो है जो सिल्क प्राप्त होता है उसका कॉमन नेम क्या है? मलबरी सिल्क, या इसे चाइनीज सिल्क भी कहते हैं। अब इसे चाइनीज सिल्क क्यों कहते हैं? मलबरी सिल्क तो समझ में आता है कि ये शहतूत की पत्तियों को खा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? मलबरी सिल्क। चाइनीज सिल्क क्यों कहते हैं? क्योंकि एक टाइम था जब केवल चाइना में ही ये सिल्क बनाया जाता था और उस चीज को इन्होंने रहस्य रख रखा था कि किस तरह से सिल्क का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर जापान से कुछ व्यक्ति वहां पर गए और वहां से जो इसके जो अंडे हैं वो चुरा करके लेकर के आए और प्रोसेस का वहां से फिर वो डिस्क्लोज हुआ और उसके बाद में ये कॉमन हुआ सभी देशों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको चाइनीज सिल्क भी कहते हैं। इसका मुख्य भोजन क्या है? मलबरी, शहतूत की पत्तियां। एंथेरिका रॉयली जो है इसका कॉमन नेम है कोसा सिल्क। क्या है? कोसा सिल्क कहते हैं इसको। और ये किस पर भोजन करता है? ओक का पत्ते या बेर के पत्ते, ठीक है। तो ये कोसा सिल्क
जिसका वैसे नाम क्या है, टेसार सिल्क। अटैकस रेसिनी, अटैकस रेसिनी जो एरी सिल्क है, इसका कॉमन नेम है अहिंसा सिल्क या शांति सिल्क। अब ये अहिंसा सिल्क क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि सामान्यतः जो सिल्क प्राप्त करना होता है तो उसके लिए इसके जो कुकुन होते हैं उनको बॉईल करना पड़ता है या गर्म पानी में उनको डालना पड़ता है। अब कुकुन को गर्म पानी में डालेंगे तो उसके अंदर इसका प्यूपा अवस्था होती है और वो सारे प्यूपा जो होते हैं वो अपने आप ही क्या होंगे, मर जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, मारना ही पड़ता है उनको अगर उनसे क्या प्राप्त करना है, सिल्क प्राप्त करना है। लेकिन एरा सिल्क जो है, जो अटैकस रेसिनी है, इसके अंदर सिल्क, इसके अंदर जो कुकुन से जब रेशा प्राप्त होता है तो अंदर प्यूपा को मारना नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अहिंसा सिल्क। महात्मा गांधी ने जब आजादी वाला आंदोलन हो रहा था तो उस टाइम पर उन्होंने ये सिल्क बनाने का जो है उद्योग, उसके ऊपर इन्होंने विरोध किया था। और उनके विरोध करने का मुख्य कारण ही क्या था कि सिल्क प्राप्त करने के लिए कई जीवों की हत्या करनी पड़ती है ना। लेकिन वो इसके अटैकस रेसिनी यानी एरी सिल्क के जो है पक्ष में थे, क्योंकि इसमें सिल्क प्राप्त करने के लिए प्यूपा को मारना नहीं पड़ता है, तो उस हिसाब से इसका नाम पड़ा अहिंसा सिल्क। और ये जो अटैकस रेसिनी है, इसका मुख्य भोजन क्या है, अरंडी या हम कह सकते हैं कैस्टर की पत्तियां। तो राजस्थान के अंदर कैस्टर होता है, अरंडी के पौधे होते हैं, तो राजस्थान के अंदर जो सिल्क प्राप्त किया जाता है वो है एरी सिल्क। वो कौन सा सिल्क है, एरी सिल्क है। चौथा है मूंगा सिल्क, जो एंथेरिका असामेंसिस में शब्द आ रहा है आसाम, यानी मुख्य रूप से ये आसाम में जो है जो एक विशेष प्रकार का पौधा होता है सोम प्लांट, तो ये सोम प्लांट को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और ये आसाम में ही होता है, इसलिए इसको आसाम सिल्क कहते हैं। तो ये हमने इसका मेन ले लिया। इसमें से कई प्रश्न बनते हैं, जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क जो भारत में प्राप्त हो रहे हैं, और भारत ही पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां पर ये चारों प्रकार के सिल्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इनका साइंटिफिक नेम और ये इनका कॉमन नेम और ये जो भोजन जिस पर वो डिपेंड करते हैं। अब यहाँ अलग से मेंशन कर रखा है फैगर सिल्क। फैगर सिल्क जो है ये अलग से क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये विशेष प्रकार का जो सिल्क वॉर्म है अटैकस एटलस। अटैकस एटलस अपने आप में लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट है। लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट कौन सा है, अटैकस एटलस। ठीक है, और इससे भी सिल्क बनता है, ये भी सिल्क बनाता है, लेकिन इससे जो सिल्क बनता है उसकी क्वालिटी बहुत घटिया होती है, इसलिए उसको आमतौर पर जो है काम में नहीं लिया जाता है, केवल ये इसलिए कि ये सबसे लार्जेस्ट लिविंग इंसेक्ट है और इससे जो सिल्क प्राप्त होता है उसको कहते हैं फैगर सिल्क, और ये इंसेक्ट का नाम है अटैकस एटलस, इसलिए इसको यहाँ पर हाईलाइट किया है। अब हम लेते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। टोटल जो इसकी पूरी लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, वो 45 से 50 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 45 to 50 डेज। हम शुरुआत करते हैं इसमें वयस्क से। इसके जो वयस्क होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, इसकी बॉडी 3 भागों में बटी होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। और थोरैक्स वाले भाग में 3 सेगमेंट होते हैं और इन 3 सेगमेंट में प्रत्येक सेगमेंट से एक जोड़ी जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं और 2 जोड़ी पंख जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा का सदस्य है ये। आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा का, फिर लेपिडोप्टेरा में, और उसके बाद में यह है बॉम्बेक्स मोराई। इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, लैंगिक द्विरूपता, यानी बाहर से देख करके वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है, क्योंकि इसकी जो मेल होती है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, जबकि इसका जो फीमेल होता है वो थोड़ा पतला होता है। ठीक है, तो देखकर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, और जब इनका ब्रीडिंग सीजन होता है उस टाइम पर जो फीमेल है एक विशेष प्रकार का फेरोमोन सिक्रीट करती है, और एनिमल के नाम के हिसाब से नाम क्या है, बॉम्बे कॉल नामक फेरोमोन सिक्रीट करती है।
इस फिरोमोन के सिक्रीशन से ये अट्रैक्ट कर रही है मेल को अपनी तरफ, और जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों में मैटिंग की प्रक्रिया होगी। तो मैथुन की प्रक्रिया के बाद में मेल जो है वो मर जाता है और फीमेल उसके बाद में अंडे देती है। ठीक है, इनका जो एडल्ट वाला फेज है वो एडल्ट वाला फेज केवल 3 से 4 दिन तक जीवित रहते हैं, यानी मेल तो आफ्टर मैटिंग खत्म हो जाएगा और फीमेल अंडे देने के बाद मर जाएगी। तो मैटिंग के बाद में जो फीमेल होती है वो पत्तियों के ऊपर अंडे देती है। एक बारी में लगभग 300 से 350 अंडे वो देती है, और अंडे देने के बाद फीमेल की भी मृत्यु हो जाती है। यानी जो एडल्ट अवस्था है उसका लाइफ स्पैन कितना है, केवल 3 से 4 दिन का। अब यहाँ पर आप देख रहे हो पत्ती के ऊपर ये अंडे दे रखे हैं। बहुत छोटे साइज के अंडे होते हैं, बहुत हल्के अंडे होते हैं और बहुत छोटे साइज के अंडे होते हैं। ये अंडों का जो टाइम है जिसमें इंक्यूबेशन वाला टाइम है, ये टाइम होता है 9 से 10 दिन का। कितने दिन का होता है? 9 से 10 दिन का। और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ही इसमें इंक्यूबेशन हो जाएगा, और 9 से 10 दिन के बाद में अंडों में हैचिंग होती है और अंडों से निकलते हैं लार्वा। लार्वा सिलेंड्रिकल शेप का होगा। जिस समय ये निकलता ही है उस समय केवल 0.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। बॉडी सेगमेंटेड है, 0.3 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, तो ये हैचिंग की प्रक्रिया हो गई। 9 से 10 दिन के जो अंडे हैं उसके बाद में उसमें हैचिंग होगा। अंडों में से क्या निकलते हैं? लार्वा। शुरू में जब लार्वा होता है उसके ऊपर पूरे पर रोए जैसी संरचना होती है। ठीक है, 0.3 सेंटीमीटर लंबा होता है। लार्वा अवस्था, केवल ये अवस्था पूरे जीवन चक्र में अवस्था है जिसमें कि ये भोजन करता है। बाकी जो है इसका एडल्ट या प्यूपा भोजन नहीं करता है। केवल कौन सी अवस्था इसकी भोजन करती है? लार्वा अवस्था। जैसे ही ये हैचिंग करता है उसके कुछ समय बाद ये जो है भोजन ग्रहण करना शुरू कर देता है। ठीक है, भोजन के रूप में क्या लेगा? छोटी छोटी कच्ची कच्ची जो पत्तियां होती हैं उसको भोजन के रूप में लेता है। इसका मतलब पत्तियों को काट रहा है, तो इसका मतलब इसका माउथ पार्ट कैसा है? कटिंग एंड च्यूइंग प्रकार का। कैसा है? कटिंग एंड च्यूइंग प्रकार का माउथ पार्ट है। 4 बार निर्मोचन की प्रक्रिया होगी, 4 बार माउल्टिंग की प्रक्रिया होगी। प्रत्येक माउल्टिंग के बाद में जो ये लार्वा बन रहा है तो उसको नाम दिया जाता है इंस्टार। फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फोर्थ इंस्टार। तो 4 बार माउल्टिंग हुआ। 4 बार माउल्टिंग के बाद में अब जब 5th माउल्टिंग होगी तो उससे क्या बनेगा? ये मैच्योर लार्वा बनेगा। क्या बनेगा? मैच्योर लार्वा। और मैच्योर लार्वा बनेगा तो अब ये है 5th इंस्टार स्टेज। 5th इंस्टार स्टेज। और जब ये लार्वा बना है तब से लेकर मैच्योर लार्वा तक ये खूब दबा के खाना खाता है। मतलब एक दिन में 2.5 किलो से लेकर के 3 किलो छोटी छोटी जो पत्तियां होती हैं उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। तो 5th इंस्टार तक पहुंचते पहुंचते जो है इसकी साइज बड़ी हो गई, दिख रही है आपको। ये हेड वाला पार्ट है। हेड के ऊपर जो है स्पिन, जहां से वो निकलेगा ना सलाइवा, वो पार्ट है। और हेड के बाद में माउथ पार्ट कैसा है? च्यूइंग प्रकार का। ये थॉरेक्स वाला भाग है जिसमें 3 खंड हैं। ये 1, 2, 3 खंड थॉरेक्स वाले भाग हैं। थॉरेक्स वाले भाग में जो है एक जोड़ी जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। उसके बाद में ये एब्डोमेन वाला भाग है। एब्डोमेन वाले भाग में 9 खंड होते हैं। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 खंड एब्डोमेन वाले भाग में होते हैं। तो टोटल खंड कितने हो गए? 9 तो एब्डोमेन के, 3 इसके, तो 12 खंड हो गए और एक हेड वाला पार्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा एब्डोमिनल खंड और 9th वाला एब्डोमिनल सेगमेंट जो है, इनमें एक जोड़ी स्यूडो लेग्स पाए जाते हैं, आभासी पाद। यानी इनकी सहायता से ये चलता नहीं है पर ये पाए जाते हैं। किसमें? एब्डोमेन के तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 9वें जो खंड हैं इसमें एक जोड़ी स्यूडो लेग्स होते हैं। जबकि थॉरेक्स के जो तीनों सेगमेंट हैं इसमें वास्तविक खंड पाए जाते हैं। ये मैच्योर लार्वा की जो है संरचना बताई है। अब इसने इतना खाना खा चुका होता है कि अब ये एक साइड में जाकर के बैठ जाता है, और एक साइड में बैठने के बाद में अपना हेड वाला जो पार्ट है उस हेड वाले पार्ट को घुमाना शुरू करता है। इस तरह से
इस तरह से गोल जो है हेड वाले पार्ट को ऊपर करके घुमाना शुरू करता है। अब जिस समय हेड वाले पार्ट को घुमा रहा है उस समय अंदर से इसका सलाइवा बाहर आ रहा है, और वो सलाइवा जो है हेड वाले पार्ट पर एक ओपनिंग होती है स्पिनरेट, वहां से वो सलाइवा बाहर आता है। सलाइवा बाहर आता जाएगा और वो अपने ऊपर सलाइवा को लपेटता जाएगा। तो इस तरह से पूरा जो लार्वा है वो अपने ऊपर पीछे वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, पूरे पार्ट के ऊपर जो है उस सलाइवा को लपेट देता है। जैसे जैसे सलाइवा बाहर आ रहा है और वायु के संपर्क में आ रहा है, वो सलाइवा जो है वो धागे की संरचना ले लेता है, और वही धागा है जिससे हमें क्या बनाना है, सिल्क बनाना है, या जिससे सिल्क बनता है। ठीक है, और उस धागे में कहीं कोई कट नहीं है, लगातार वो सिक्रीट हो रहा है, और इस तरह से लगातार ये अपनी पूरी लार्वा जो अवस्था है इस पूरे को अपने बाहर क्या कर लेता है, धागे जैसी संरचना लपेट लेता है। अब जब पूरे के बाहर जो धागे जैसी संरचना लपेटने के बाद जो संरचना बनती है उसको कोकुन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, कोकुन। अब एनिमल तो अब भी उसके अंदर है। अब पूरा जब कोकुन बन जाता है तब लार्वा में फिर लास्ट वाला जो है माउल्टिंग होगा और उससे बनेगा प्यूपा। और ये पूरी जो लार्वा अवस्था है जिसमें 5 बार माउल्टिंग होगी और ये संरचना बनेगी, इस पूरे को टाइम लगता है 24 से 28 डेज का, यानी ये पूरी प्रक्रिया 24 से 28 दिन। तो 24 से 28 दिन तक ये खूब दबा के खाना खा रहा है। ठीक है, उसके बाद में ये कोकुन बन गया। अब इसने खाना खाना बंद कर दिया। अब इसने खाना खाना बंद कर दिया है। जैसे ही ये सिर घुमाने लग जाता है ना, स्पिन कर रहा है, वैसे ही खाना तो बंद है तब से। अब ये कोकुन बन गया। कोकुन के अंदर ये प्यूपा दिखा रखा है। प्यूपा अवस्था का जो टाइम है वो है 8 से 10 दिन। तो यहाँ पर 8 से 10 दिन पूरा होने से पहले ही कोकुन को यहाँ से लेकर के गर्म पानी में डाला जाता है, क्योंकि अगर ये 8 से 10 दिन पूरे हो जाएंगे तो प्यूपा जो है ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो गया तो ये जो है केमिकल सिक्रीट करता है, जिससे एक छेद बन जाता है कोकुन में, और उस छेद में से ये बाहर आएगा। अब जहां ये छेद करेगा इसका मतलब वहां का जो धागा है वो पूरा एक सिरे से कट गया। तो इसका मतलब क्या है, पूरा सिंगल धागा नहीं मिलेगा, धागे के टुकड़े मिलेंगे। और वो जो धागे के टुकड़े हैं वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त होंगे। और इसमें क्या चाहिए, पूरा लंबा धागा जितना होगा वो उतना ही फायदे का रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले कि प्यूपा से एडल्ट बने और वो अपने आप बाहर आए, उससे पहले ही कोकुन को वहां से हटा लिया जाता है, और कोकुन को जो है वो स्टीम दी जाती है, भाप दी जाती है, या गर्म पानी में उनको डाला जाता है ताकि अंदर प्यूपा मर जाए। ठीक है, और उसके बाद में इससे धागा प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है। तो प्यूपा को कितना टाइम लगता है, 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। एक कोकुन जो है उसमें लगभग, एक कोकुन से लगभग 600 से 1200 मीटर लंबा धागा प्राप्त हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद में ये अगर इससे सिल्क नहीं बनाना है, नॉर्मल अगर है, तो इसमें से प्यूपा में से क्या निकलेंगे, प्यूपा क्या है, एडल्ट बनकर निकलेगा और उसकी अवस्था वापस शुरू होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी लाइफ साइकिल है, जो टोटल लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है 45 से 50 डेज में। अगर हम शुरुआत करें एडल्ट से, एडल्ट का जीवन काल है 3 से 4 दिन का। अंडे देने के बाद फीमेल मर जाती है, मैटिंग करने के बाद मेल मर जाता है। अंडे जो है 9 से दिन तक हैचिंग, 9 से दिन तक इंक्यूबेशन में रहते हैं। प्राकृतिक जो वायु है उससे इंक्यूबेशन हो जाएगा और इसमें हैचिंग की प्रक्रिया होगी। लार्वा निकलेगा, लार्वा में 4 बार माउल्टिंग होगी। 5th इंस्टार जो है ये मेच्योर स्टेज है। ये मेच्योर जो स्टेज है, ये लार्वा बना तब से खाना खाना शुरू कर रहा है। 5th इंस्टार जब बन जाता है तब उसके बाद में ये एक जगह जाकर बैठ जाएगा और अपने हेड को घुमाता जाएगा और अंदर से सलाइवा बाहर आता जाएगा। सलाइवा आता जाएगा और इसके बाहर वो लपटता जाएगा, जिससे कोकुन बनेगा। ठीक है, तो लार्वा अवस्था 24 से 28 दिन की है। कोकुन के अंदर अब इसमें जो परिवर्तन हुआ है उससे ये प्यूपा बन गया। प्यूपा 8 से 10 दिन तक रहता है। अगर इसको वहां से सिल्क प्राप्त करने के लिए बॉयल ना किया जाए तो 8 से 10 दिन में प्यूपा से एडल्ट बन जाएगा और इसको एक जगह से काटते हुए बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया इसका लाइफ साइकिल। ठीक है, अब हम लेते हैं जो इसमें ग्लैंड है जिससे जो है ये बन रहा है, सिल्क बन रहा है ना, तो वो सलाइवा ग्लैंड ही है, जो मॉडिफाइड सलाइवा ग्लैंड है।
तो मॉडिफाइड सलाइवा ग्लैंड यानी लेबियल ग्लैंड, ये सिल्क ग्लैंड एक्चुअली में क्या है, इट इज मॉडिफाइड लेबियल ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, ये बहुत लंबी ग्लैंड होती है, एक जोड़ी लंबी ग्लैंड होती है जो एलिमेंट्री कैनाल के वेंट्रल साइड में है पूरा। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके वेंट्रल साइड में है। 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है, एंटीरियर रीजन, मिडल रीजन एंड पोस्टीरियर रीजन। यहाँ देखें एंटीरियर रीजन में तो ये कॉइल्ड संरचना यहाँ तक बताई है, मिडल रीजन थोड़ी सी चौड़ा भाग है और पोस्टीरियर रीजन अत्यधिक कॉइल्ड संरचना है। तीनों का अपना अपना काम है। पोस्टीरियर रीजन से हम शुरू करते हैं। पोस्टीरियर रीजन जो है ये फाइब्रियन नामक प्रोटीन जो है वो सिक्रीट करती है। फाइब्रियन फाइबर, फाइबर यानी रेशा, फाइब्रियन नामक प्रोटीन सिक्रीट करती है और जो सिल्क प्राप्त हो रहा है उसमें 80% फाइब्रियन है, ठीक है। और इसका मिडिल पार्ट जो है वो क्या सिक्रीट करता है, सेरिसिन। सेरिसिन जो है वो 20% होता है सिल्क में। तो यहां से सिक्रीट हुआ फाइब्रियन, फाइब्रियन सिक्रीट होने के बाद वो यहां तक आएगा और यहाँ पे उसमें सेरिसिन मिला दिया जाता है और उसके बाद ये एंटीरियर रीजन से होता हुआ, एंटीरियर रीजन से होता हुआ जब हेड वाले पार्ट में आएगा तो यहाँ पर आप देखो एक ग्लैंड और दे रखी है, फिलिपीज ग्लैंड, ठीक है। तो फिलिपीज ग्लैंड का एक्चुअल में क्या फंक्शन है वो इसका अलग अलग मत है, तो हम फिलिपीज ग्लैंड का फंक्शन छोड़ देते हैं। तो यहाँ से जो है एक छेद है हेड वाले भाग में और उस छेद से जो है ये सिल्क बाहर, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आएगा। एक्चुअली में सलाइवा बाहर आ रहा होता है, जैसे ही सलाइवा वायु के संपर्क में आता है ये थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्पिंडरेट है, स्पिंडरेट यानी ये वो वाला पार्ट है जिसको घुमाता जाएगा अपनी बॉडी के चारों तरफ, उस सलाइवा को लपेटता जाएगा, ठीक है। तो फाइब्रियन कितना पार्ट है सिल्क में, 80% जो पोस्टीरियर रीजन से सिक्रीट हो रहा है लेबियल ग्लैंड के। सेरिसिन कितना पार्ट है, 20%। फाइब्रियन जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अंदर की तरफ 5 जो है फाइबर जैसी संरचना है, अंदर पूरी लंबी जाती है और उसके बाहर की तरफ जो आवरण है वो है सेरिसिन का जो 20% है, जो 20% है। सेरिसिन जो है ये वाटर सॉल्युबल है, जबकि फाइब्रियन जो है ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है। तो जब ये कोकून में से के बाहर से जब ये धागा निकालते हैं तो उसको या कोकून को पहले जब गर्म पानी में डालते हैं तो सेरिसिन क्या है, गोंद की तरह कार्य कर रहे हैं। तो इन धागे को जो है ये चिपका करके रखेगा आपस में, है ना। और इसी तरह का कोई फंक्शन फिलिपीज का बताते हैं कि फिलिपीज जो है ये भी प्रॉपर जो है स्पिनिंग में हेल्प कर रहा है। मतलब जैसे अपन कोई ऊन का गोला बना रहे हैं तो एक तो अच्छा टाइट गोला बने और एक ढीला ढाला गोला बने, तो इस तरह का कोई फंक्शन फिलिपीज ग्लैंड का है, ठीक है। तो जब इसको बॉईल करते हैं तो सेरिसिन क्योंकि वाटर में सॉल्युबल है तो सेरिसिन जो है वो थोड़ा सा घुल जाएगा और अब अंदर से जो है क्या निकलेगा, फाइब्रियन। तो जब डायरेक्ट जो है फाइब्रियन और सेरिसिन मिला हुआ जब धागा निकल रहा है तो उसको तो कहते हैं रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क। तो कच्चा सिल्क का मतलब क्या है, उसमें सेरिसिन की मात्रा ज्यादा है, सेरिसिन की मात्रा ज्यादा है, थोड़ा सा रफ है, थोड़ी सी शाइनिंग कम है उसमें, क्योंकि उसके बाहर ये गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ उपस्थित है, ये बाहर गोंद जैसा चिपचिप पदार्थ सेरिसिन उपस्थित है इसलिए, ठीक है। अगर इसको फाइन करना है तो इसको और पानी में जो है बॉईल करना पड़ता है और जो है इसके ऊपर से सेरिसिन हटाना पड़ता है। वो अपने आप ही हट जाएगा, पानी में सॉल्युबल है, वो हटता जाएगा। जब सेरिसिन हट जाएगा और अंदर केवल फाइब्रिन रहेंगे तो ये फाइब्रिन जो है इसकी एक अलग ही शाइनिंग होती है जो हम सिल्क की शाइनिंग देखते हैं, ठीक है। हालांकि रॉ सिल्क को भी काम में लिया जाता है, कपड़े वगैरह बनाने के और कई चीजों में बनाने के काम में लिया जाता है, लेकिन जो फाइन सिल्क होता है वो सिल्क ज्यादा महंगा होता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें अब एक चीज और हम ले लेते हैं, सेरिकल्चर में अगर हम देशों की वो देखें प्रायोरिटी कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो है सिल्क कौन से देश में से प्राप्त होता है, चाइना। चाइना के बाद सेकंड नंबर आता है भारत का, भारत के बाद आता है जापान और जापान के बाद आता है कोरिया। और अगर हम भारत के अंदर देखते हैं तो भारत के अंदर 5 राज्य हैं जो मुख्य रूप से जहां से सिल्क प्राप्त होता है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कर्नाटक का, कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश के बाद में तमिल का, तमिल के बाद में वेस्ट बंगाल का और सबसे लास्ट में आता है जम्मू एंड कश्मीर का। अगर हम राजस्थान की बात करें तो मैंने क्या बताया, राजस्थान में अरंडी के पौधे पाए जाते हैं,
तो अरंडी के पौधे पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो सिल्क प्राप्त होता है वो है एरी सिल्क। जो मात्रा कितना है, टोटल जो सिल्क प्राप्त हो रहा है उसका 2% सिल्क है, ठीक है। और स्पीशीज कौन सी है, अटैकस रेसिनी। तो यहाँ इस वाला जो वीडियो है इसमें हमने लाइफ साइकिल को कवर किया है और कुछ सिल्क कितने प्राप्त हो रहे हैं, कौन से स्पीशीज है, किस पर फीड कर रहे हैं, इस चीज की जानकारी ली है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको सेरीकल्चर के जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उन स्टेप्स के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।